इस बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है। पूरा हिफ्ता गुजर गया, लेकिन ये बारिश रखने का नाम ही नहीं ले रही। इतने दिनों से काम पर नहीं जा पा रहा हूँ। पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दोनों मियां बीवी परेशान होकर घर की दहलीज पर बैठे बारिश रखने का इंतजार कर रहे थे। पूरा दिन बारिश होती देखकर दोनों मायूस हो गए और शाम होते ही घर के अंदर चले गए। सलीम को सर्दी लगी और वो एक पतली सी चादर ओढ़कर चारपाई पर बैठ गया। ज़ैनब, मुझे नहीं लगता कि अभी मौसम बदलेगा। बारिश रखने की उम्मीद छोड़ दो। सब्जियों में कीड़े लग रहे हैं, छत टपकने लगी है, और तो और बारिश ज्यादा होने की वजह से दीवारें भी गीली रहने लगी हैं। लगता है अब इसी बारिश में मजदूरी करनी होगी। बारिश रखने के इंतजार में कहीं बहुत देर न हो जाए। अगली सुबह सलीम बारिश में ही मजदूरी करने चौहद्री जलाल खां के यहाँ चला जाता है। क्या हुआ सलीम? इतनी बारिश में सुबह सवेरे मेरे घर क्यों आए हो? चौधरी साहब, मुझे पता चला है कि आपको मजदूरों की जरूरत है। मुझे काम पर रख लीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगा। तुझसे तो पूरा गांव नाराज रहता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं भला तुझे काम पर क्यों रखूं? ऐसा न कहिए। ये तो मुझे भी नहीं पता कि लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लूंगा, लेकिन बारिश का बहाना बनाकर छुट्टी मत करना। काम नहीं रखना चाहिए। जी मालिक, जैसा आप कहीं। आज से ही काम पर लग जा। मैं अपने लोगों से कह दूंगा कि तुम गोदाम आ रहे हो। इसके बाद सलीम गोदाम जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में तेज बारिश, तूफान और सर्द हवाएं चल रही थीं। इन सब का ऐसा कहर बरस रहा था कि दौड़ दौड़ तक एक भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी मुश्किलात के बावजूद सलीम हिम्मत करके गोदाम पहुंच जाता है। ये मनहूस यहाँ क्यों आ गया? सलीम के गोदाम पहुंचते ही लोग उसे देखकर ताने देने लगते हैं। सलीम ये बात सुन लेता है और पूछता है। भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा किया बिगाड़ा है? सही तो कह रहा है ये तुझे। तो मनहूस ही तो है, उसी लिए तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा ताल्लुक नहीं। ये सुनते ही सलीम के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा जाता है। वो खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहता है और काम करने लगता है। शाम होती है। वो मजदूरी के कुछ पैसे लेकर थूका हारा घर जाता है। ज़ैनब, ये लो मेरी आज की मजदूरी। घर के खर्च में तुम्हारे काम आएगी। ये क्या? ये पैसे तो गीले हो चुके हैं। बारिश में भीग कर आया हूं ना। कपड़े गीले हो चुके हैं, पैसे भी गीले हो गए। उन्हें दूसरे कमरे में सिखाने के लिए रख दो। सुबह तक सूख जाएंगे। ठीक है जी। इतना बोलकर ज़ैनब पैसे लेकर दूसरे कमरे में रखने चली जाती है। कुछ देर बाद वो पैसे रखकर सलीम के पास वापस आती है। ज़ैनब, मुझे पता है लोग मेरी तरह तुम्हें भी ताने देते होंगे। ताने किस बात के जी? मैं यतीम हूं ना। मेरा कोई अपना नहीं है, और एक यतीम से शादी करके तुम्हें भी बस लोगों की बातें ही सुनने को मिलती होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। वैसे क्या वाकई आपका एक भी रिश्तेदार नहीं है? पता नहीं। जब से मैंने होश संभाला है, अकेला ही रहा हूं। अच्छा, अब आप ज़्यादा सोचकर अपनी सेहत खराब मत कीजिए। सो जाइए, कल काम पर भी तो जाना है। सलीम इस रात बहुत उदास था। उसकी आवाज में अपने लोगों की कमी साफ झलक रही थी। ज़ैनब ने बड़ी समझदारी से उसे समझाया और दोनों कुछ देर एक साथ बातें करने के बाद सो गए।
फिर अगली सुबह बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगी। ए अल्लाह, ये क्या हो गया? दूसरे कमरे से जैनब के चलाने की आवाज आई। उसे सुनकर सलीम घबराते हुए उस कमरे में गया। क्या हुआ जैनब? इतनी जोर से क्यों चलाई तुम? सब ठीक तो है ना? ये देखिए, छत से पानी टपकने की वजह से सारे पैसे फट गए। अब इनमें से कोई भी नोट हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने कितनी मेहनत करके ये पैसे कमाए थे। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सलीम और जैनब अपनी किस्मत को कोसने लगे और रोने लगे। थोड़ी देर बाद सलीम हिम्मत जमा करके दोबारा बारिश में भीगते हुए काम करने चला गया। उसे देखते ही लोगों के ताने फिर से शुरू हो गए। आज तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? खुद को यहाँ का सीएट समझ लिया है क्या? जब मर्जी तब आता है। मैंने जानबूझकर देर नहीं की। मेरे घर में कुछ परेशानी आ गई थी। तेरी ये जुर्अत तो हमसे जबान लड़ा रहा है। भूल मत, हम चाहें तो अभी चौधरी साहब से कहकर तुझे यहां से निकलवा सकते हैं। ये सुनते ही सलीम बहुत डर जाता है और उनसे मंद समाजत करने लगता है। इतने सख्त मत बनिए आप सब। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आखिर आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? सलीम उनसे बार बार नफरत की वजह पूछता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता और सब उसे नजरअंदाज करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम होती है। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तब सलीम सोचता है। आज तो मैं पैसे भेजने नहीं दूंगा। इतना बोलकर सलीम पैसे अच्छी तरह संभाल कर रख लेता है और अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मियाँ बीवी का जोड़ा एक दरख्त के नीचे खड़ा दिखाई देता है। इरे भाई, बारिश इतनी तेज है, किसी भी वक्त तूफान भी आ सकता है। ऐसे में यूं बाहर रुकना ठीक नहीं है। जानता हूं भाई, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूं? मेरे पास रखने की कोई जगह भी तो नहीं है। मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? सलीम इस आदमी से उसकी पहचान पूछता है। तभी इस आदमी की बीवी मरियम बोलती है। भाई, दरअसल हम गांव में घूमने आए थे। हमें पता नहीं था कि यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है। यहाँ आकर हम फंस गए। अब न तो रखने की कोई जगह दिखाई दे रही है और न ही वापस जाने का रास्ता। तो क्या जब तक बारिश नहीं रखेगी, तुम दोनों यहीं दरख्त के नीचे खड़े रहोगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस गांव में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कि मैं उनके घर ठहर सकूं। सलीम उनकी बातें सुनकर कुछ देर सोचता है। उसके बाद वो दोनों को अपने घर में रहने की पेशकश करता है। मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं, हम बलावजा आपको परेशान नहीं करना चाहते। इसमें परेशानी कैसी? इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। इतना कहकर सलीम दोनों मियाँ बीवी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। दो अजनबी लोगों को देखकर जैनब थोड़ी परेशान हो जाती है। सनिए जी, ये दोनों कौन हैं? ये मुसाफिर हैं। बेचारे बारिश में फंस गए थे। इसके बाद सलीम जैनब को सारी बात बताता है। उनके घर पहली बार मेहमान आए थे। उसी खुशी में ज़ैनब के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। दरे वाह, हमारे घर मेहमान आए हैं। आज तो मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। ज़ैनब और सलीम इन दोनों मियाँ बीवी का बहुत इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं। वो दोनों कुछ देर सुकून से वहीं बैठते हैं। तब ज़ैनब बावर्ची खाने में जाकर फौरन मुख्तलिफ किस्म के मज़ेदार पकवान तैयार कर लेती है। रात होते ही सब एक साथ बैठकर बहुत मोहब्बत से खाना खाते हैं। ओरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। खाना वाकई बहुत मज़ेदार बना है। आप दोनों वाकई बहुत अच्छे हैं।
आज के जमाने में भी आप अजनबी लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज है। आखिर मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। कुछ ही वक्त में इन चारों के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रात देर तक उन्होंने खूब बातें की और देखते ही देखते चारों की आंख लग गई। सुबह सूरज सिर पर आ चुका था। काम पर जाने के लिए सलीम को बहुत देर हो गई थी। कल रात देर तक जागने की वजह से आज मुझे कितनी देर हो गई है। अगर चौधरी साहब को पता चल गया तो वो मुझे काम से ही निकाल देंगे। इतना बोलकर सलीम जल्दी से घर से निकलने लगता है, तभी वो आदमी उसे पीछे से आवाज देता है। जरा रखो सलीम। क्या बात है? जल्दी बोलो, मैं आज बहुत देर कर चुका हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? मजदूरी करने, यही मेरा काम है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूं ना। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? मुझे तो इस काम की आदत है। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। अब तुम एक दोस्त को दूसरे दोस्त की मदद करने से मना नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, चलो फिर। इसके बाद दोनों साथ साथ काम करने चले जाते हैं। कुछ देर काम करने के बाद उनके पास दो आदमी आते हैं। अरे सलीम, ये कौन है? ये मेरे मेहमान हैं। ये सुनकर दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मेहमान और तेरे घर, हमें बेवकूफ मत बना। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। यतीम कहीं का, भूल मत, तो यतीम है। तेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त और कोई ताल्लुकदार नहीं है। इतना बोलकर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। सलीम का दिल उदास हो जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। तब वो आदमी सलीम से पूछता है। भाई, गांव वाले तुमसे उस तरह कैसे बात कर सकते हैं? तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? छोड़ो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे तो ये सब सुनने की आदत सी हो गई है। इतना बोलकर सलीम दोबारा काम करने लगता है। इस आदमी को सलीम पर बहुत तरस आता है। वो सलीम के काम में उसका बहुत हाथ बटाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश अब भी पहले की तरह तेज हो रही थी। शाम का वक्त था। वो चारों घर की दहलीज पर बैठकर चाय पीते हुए बारिश का लुत्फ उठा रहे थे। पहले तो बारिश की वजह से कितना गुस्सा आता था, लेकिन सबके साथ बैठकर चाय पीते हुए बारिश देखने में कितना सुकून मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमें यहाँ ठहरे हुए भी कितने दिन हो गए हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम सब एक ही खानदान हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अनजान हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बारिश न होती तो हमारी इतने अच्छे लोगों से मुलाकात कैसे होती? तुम दोनों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। हम तो तुम्हारे एहसानमंद हो गए हैं। जो बारिश कभी उन्हें मुसीबत लगती थी, आज उसी बारिश को देखकर उनका दिल खुश हो रहा था। दिन गुजरते गए और अब उन चारों के दरमियान पक्की दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन सलीम अकेला गोदाम गया हुआ था। उसे अकेला देखकर बाकी मजदूर उससे उसके दोस्त के बारे में पूछने लगे। आज वो तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या उसने भी तुम्हें छोड़ दिया? नहीं नहीं, वो तो मेरा सच्चा दोस्त है। बारिश में भीगने की वजह से उसे थोड़ा सा नज़ला हो गया है। इसलिए आज मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। ये सलीम कितना लापरवाह है, अपने मेहमान का ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकता। सब लोग उसे उसके दोस्त की तबीयत के बारे में ताने देने लगे, लेकिन किसी ने एक बार भी उसके दोस्त का हाल नहीं पूछा। बारिश में रोज भीग कर आने की वजह से सलीम को भी बुखार हो चुका था। वो उसी हालत में बगैर किसी को जवाब दिए खामोशी से काम कर रहा था। काम करते करते अचानक कमजोरी की वजह से उसके हाथ से एक बोरी छूट गई और बोरी के अंदर मौजूद सारा अनाज पानी में गर कर बर्बाद हो गया।
ये क्या कर दिया तुमने? पता है कितना नुकसान हो गया है। अब ये अनाज किसी काम का नहीं रहा। उसे चौधरी साहब के पास ले चलो। सब लोग सलीम को काम से निकलवाने के मौके की तलाश में थे और आज उन्हें वो मौके मिल गया था। सब इतने गुस्से में थे कि एक लम्हे की भी देर किए बगैर वो सलीम को फौरन चौधरी जलाल खां की हवेली ले गए। चौधरी साहब, इस सलीम ने आपका नुकसान कर दिया है। कैसा नुकसान? उसने इनाज से भरी एक बोरी पानी में गिरा दी। सारा इनाज बर्बाद हो गया। ये सुनते ही चौधरी जलाल खां को सलीम पर बहुत गुस्सा आया और वो उस पर चलाने लगा। तेरा ध्यान कहाँ रहता है सलीम? मैंने कहा था ना कि मुझे काम में किसी कसम की गड़बड़ नहीं चाहिए। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बुरी गलती से मेरे हाथ से गिर गई। अब गलती जानबूझकर हुई हो या अनजाने में, नुकसान तो मेरा हुआ है ना। तुझे उसकी भरपाई करनी होगी। ठीक है, आप मेरी मजदूरी में से थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे काट लीजिएगा। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है तूने? मेरा दिया हुआ पैसा तो मुझे ही वापस करेगा। तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं? तुझे एक बोरी के बदले 3 बोरियों की कीमत अदा करनी होगी। 3 बोरियां? ये तो बहुत ज्यादा है। मुझ पर रहम कीजिए मालिक। मैं गरीब आदमी हूं। पूरा महीना काम करूंगा तो भी 3 बोरियों के बराबर पैसे जमा नहीं कर पाऊंगा। ये तेरी मुश्किल है। जब तक मुझे मेरी पूरी भरपाई नहीं मिलती तो काम करने मत आना। अब पैसे लेकर ही वापस आना। चौधरी जलाल खां ने बड़ी बेरहमी से सलीम को अपना फैसला सुना दिया और उसे धक्के देकर अपनी हवेली से बाहर निकलवा दिया। सलीम रोता हुआ अपने घर वापस आया। मैं कितना बदकिस्मत हूं। मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? किसी ने फिर से कुछ कहा है क्या? तुमने सुना ही होगा कि गरीब की मुसीबत पर मुसीबत आती रहती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। साफ साफ बताइए, क्या बात है? उसके बाद सलीम बड़ी हिम्मत करके ज़ैनब को सारी बात बता देता है। अब तुम ही बताओ। मेरे पास न काम रहा है और न पैसे। मैं 3 गुना भरपाई कैसे करूंगा? ये तो चौधरी साहब ने सरासर नाइंसाफी की है। जब नुकसान एक बोरी का हुआ है तो पैसे भी एक बोरी के ही लेने चाहिए ना। बड़े लोगों के पास जितना ज्यादा माल होता है, शायद उन्हें इतना ही ज्यादा लालच भी होता है। सलीम और ज़ैनब के ऊपर मुसीबत के काले बादल छा गए थे। वो दोनों फिक्र करते हुए बगैर कुछ खाए पिए सो गए। तब दूसरे कमरे में बैठी मरियम अपने शवहर से कहती है। सुनिए जी, मैंने आज छिपकर ज़ीनब और सलीम भाई की बातें सुन ली। मुझे उनके बारे में आपसे कुछ कहना है। ऐसे छिपकर किसी की जाती बातें सुनना अच्छी आदत नहीं है मरियम। मैं जानती हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मरियम अपने शौहर को सारी बात बता देती है। इतना सब कुछ सुनते ही वो शख्स सलीम और ज़ैनब के लिए बहुत परेशान हो जाता है। मैं बीमारी की वजह से सिर्फ एक दिन सलीम के साथ काम पर नहीं गया और इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। क्या कह रही हूँ? क्यों ना हम उनकी मदद करें? उनकी ये मुसीबत दौर करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन इस तरह उन्हें हमारी असल पहचान का पता चल जाएगा। फिर कहीं वो खुद को हमसे अलग समझकर हमसे दूर ना हो जाएं। अगर ऐसा होना हुआ तो होने दीजिए। कम उनके सर पर आई हुई मुसीबत तो खत्म हो जाएगी। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। अब हमारी बारी है। मरियम के समझाने पर उसका शौहर अपनी असल पहचान जाहिर करके उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन कई दिनों बाद बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है। सलीम और ज़ैनब मुंह लटकाए सहन में बैठे हुए थे।
क्या फायदा इतने खुले हुए सूरज का? हमारी किस्मत तो फिर भी मुरझाई हुई है ना। बारिश तो रुक गई, लेकिन ये मुसीबतों की बारिश कब रखेगी? दोनों बिल्कुल नामीद बैठे हुए थे। तभी मरियम और उसका शवहर बहुत सारे पैसे लेकर वहां आते हैं। ये लो सलीम, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। इतने सारे पैसे? आखिर तुम दोनों हो कौन? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? मैं शहर का एक मशहूर ताजिर हूं। मुझे दौलत, कारोबार, जमीन और जायदाद, किसी चीज की भी कमी नहीं है। आपने अब तक हमसे अपनी पहचान क्यों छिपाकर रखी थी? आपने हमारी तरह गरीबी की जिंदगी क्यों गुजारी? इसलिए कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन रिश्तों के मामले में हम बहुत गरीब हैं। हमारा भी कोई रिश्तेदार या ताल्लुकदार नहीं है। हमें डर था कि सच्चाई जानने के बाद तुम दोनों हमें अपना नहीं समझोगे। मरियम और उसके शवहर ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें सारी बात समझाई। ज़ैनब और सलीम ने उनकी बात समझ ली और उनके साथ पहले जैसा ही बर्ताव करते रहे। सलीम ने चौधरी जलाल खां के मुंह पर उसके सारे पैसे दे मारे और दोबारा उसके गोदाम की तरफ मड़कर भी नहीं देखा। अगले दिन मरियम और उसका शवहर वापस शहर जाने के लिए रवाना होने लगे। दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। सलीम, मेरे जहन में एक मशूरा आया है। मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे एक काबिल एतमाद साथी की। सुलीम भाई, ये बहुत अच्छा मौका है। उसे हाथ से मत जाने दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप तो हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हैं। इतने में उस शख्स की नजर सलीम की गर्दन पर मौजूद एक निशान पर पड़ती है। सलीम, तुम्हारी गर्दन पर यह निशान कैसा है? ये तो मेरी गर्दन पर पैदाइश से ही है। ये सुनते ही वो शख्स जज्बाती हो जाता है। तुम मेरे भाई हो, देखो। मेरी गर्दन पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरा एक भाई था जो कहीं खो गया था। उसका मतलब है कि हमारा बरसों पुराना रिश्ता है। हाँ मेरे भाई, इसीलिए तो हमारा दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अनजान होने के बावजूद हम एक दूसरे के लिए अपनायत महसूस करते थे। बरसों बाद दो बिछड़े हुए भाई एक दूसरे से मिल गए थे। अब सलीम का भी एक अपना खानदान था। वो दोनों गांव में ही रख गए और मिलकर शहर का सारा कारोबार संभालने लगे। सलीम के दौलतमंद होते ही गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे और देखते ही देखते सलीम चौधरी जलाल खां से भी ज्यादा दौलतमंद बन गया। इस तरह सलीम को न सिर्फ दौलत मिली, बल्कि उसे एक सच्चा दोस्त, एक मोहब्बत करने वाला खानदान और अपना बछड़ा हुआ भाई भी मिल गया।